तो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोग जानते हो कि अभी सीडीएसयू का ड्राइंग इंस्पेक्टर का एग्जाम आने वाला है। सीडीएसयू के लिए वैकेंसी आ गई है एंड इस वैकेंसी की हम लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। एक्चुअली इसके लिए जो हमारी बैच है वो बैच हम लोगों ने अप्रैल में ही शुरू कर दी थी। तो काफ़ी स्टूडेंट जो है वो अप्रैल से हम लोगों से के साथ में अप्रैल महीने से ही हम लोग ये प्रिपेयर कर रहे हैं। सो नाउ जो अभी सीडीएसयू के लिए जो एग्जाम आई है, मतलब सीडीएसयू ड्राइंग इंस्पेक्टर के लिए, तो अभी इस एग्जाम का जो सिलेबस है उस सिलेबस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेबस है मतलब जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है। ओके, सो यहाँ पे सो आज का हमारा जो सेशन है ये सेशन किस बारे में है? तो ये सेशन है ड्रग इंस्पेक्टर सीडीएसयू एक्सपेक्टेड सिलेबस एंड एग्जाम फॉर्मेट। ओके, तो जैसे आप जानते हो कि अभी जो ड्रग इंस्पेक्टर की 186 वैकेंसीज आई है सीडीएसयू के लिए एंड इसके जो एग्जाम होने वाली है वो एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा? तो ये एग्जाम यूपीएससी की ओर से होने वाली है। यूपीएससी इज द एग्जामिनिंग अथॉरिटी। जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है वो रिक्रूटमेंट टेस्ट कौन कंडक्ट करने वाला है? तो यूपीएससी आपकी रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट करेगा फॉर ड्रग इंस्पेक्टर सीडीएसयू। ओके, तो अभी जनरली क्या होता है कि यूपीएससी ने अभी रिक्रूटमेंट टेस्ट का आपका नोटिफिकेशन तो दे दिया है एंड आपके एडमिशन प्रोसीजर जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना वो तो शुरू हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म आज का 27 है, आज से शुरू हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे यूपीएससी ने नोटिफिकेशन दिया है बट सिलेबस अभी तक दिया नहीं है एंड जनरली सिलेबस आने में समय लगता है। यूपीएससी का जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है, तो रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए जो सिलेबस होता है वो सिलेबस आने के लिए समय लगता है। मतलब ये समझ के चले कि करीबन 1 से 1.5 महीना समय लगेगा सिलेबस आने के लिए, क्योंकि सिलेबस कब आएगा? जब रिटर्न टेस्ट कंफर्म हो जाएगा। रिटर्न टेस्ट कंफर्म होगा इसका मतलब क्या है? अभी जो यूपीएससी ने अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म मंगवाए हैं, जो अभी आप एप्लीकेशन कर रहे हो, तो यूपीएससी ने कहा है कि यदि सफिशिएंट नंबर से ज्यादा नंबर होंगे, मतलब यदि बहुत ज्यादा नंबर एप्लीकेशन आ जाते हैं, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आते हैं, तो फिर वहां पे रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। ओके, तो जब ये डिसीजन हो जाएगा कि रिक्रूटमेंट टेस्ट लेना है, डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं। ओके, अगर सफिशिएंट एप्लीकेशंस नहीं आते हैं, सफिशिएंट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस नहीं आते हैं, तो इन दैट केस डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, बट यदि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा आती है तो उस केस में रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा एंड जब रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, ये डिसीजन हो जाएगा, तब आपका सिलेबस आने वाला है। तो यहाँ पे सिलेबस के लिए समय लगेगा, राइट। सो अब जब तक इसका सिलेबस आता है रिक्रूटमेंट टेस्ट का, तब तक क्या हम वेट करेंगे क्या? तो हमें वेट नहीं करना है, हमें प्रिपरेशन शुरू कर देनी है, राइट। एंड यहाँ पे जैसे कि अब प्रिपरेशन शुरू करना है तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए, एग्जाम का फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए, सही बात है। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है, मतलब आपका जो सीबीएसई का यूपीएससी का क्या सिलेबस हो सकता है ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए, वो हमें पता होना चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेड सिलेबस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, और आपका समय इसमें नहीं जाना चाहिए, आपका कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आज एक्सपेक्टेड सिलेबस को डिस्कस करेंगे एंड एग्जाम फॉर्मेट को। तो दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुनील बाकलीवाल, एम फॉर्म एसआरएफ एनडीडीवाई, फाउंडर एंड डायरेक्टर फार्मालैब एकेडमी पुणे, आज के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। सो यहाँ पे जैसे कि आप जानते हो, ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये एडवर्टाइजमेंट आप सभी ने अभी तक देख लिया है, आप सभी इसके बारे में जानते हो। सो ये जो एडवर्टाइजमेंट है, दिस इज द एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2026। ओके, 07/2026 ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है एंड इस एडवर्टाइजमेंट में सीरियल नंबर 52 पे वैकेंसी नंबर 260607522127 है। ओके, एंड इस वैकेंसी नंबर के अकॉर्डिंगली 186 वैकेंसीज आर देयर, ये सब कुछ आप जानते हो। एंड इसका एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसीजर कैसा है, ओके, और अदर डिटेल्स क्या है, मतलब एज के बारे में, देन एक क्वालिफिकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो, आप सभी को अभी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। एंड आप सभी ने ये जो वैकेंसी का जो डिटेल नोटिफिकेशन है, ये डिटेल नोटिफिकेशन ऑलरेडी आप लोगों ने स्टडी कर लिया होगा, उसको गो थ्रू कर लिया होगा। तो इस नोटिफिकेशन में जो चीज नहीं दी गई है, जो चीज नहीं दी गई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे।
तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है, इस एडवर्टाइजमेंट, इस नोटिफिकेशन में क्या दिया नहीं गया है, हमारे लिए जो जरूरी है, हमारे लिए जो जानना जरूरी है, बट जो चीज दी नहीं गई है वो क्या है? तो इस नोटिफिकेशन में एक्सपेक्टेड सिलेबस, मतलब जो सिलेबस है, ओके, तो सिलेबस इसके अंदर में दिया नहीं गया है अभी। सिलेबस के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। यूपीएससी सिलेबस जब डिक्लेयर करेगा तब हमें कंफर्म सिलेबस पता चलेगा। तो यहाँ पे सिलेबस अभी तक इसमें दिया नहीं गया है। एंड सेकंड, एग्जाम का फॉर्मेट क्या रहेगा, ये भी यहाँ पे अभी दिया नहीं गया है। तो अब इस नोटिफिकेशन में, इस एडवर्टाइजमेंट में जो डिटेल्स दिए गए हैं, ओके, जो डिटेल्स इस एडवर्टाइजमेंट में है, उन डिटेल्स को कंसिडर करते हुए, उन पे विचार करते हुए हम लोग इसका एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या रहेगा, ओके, उसको जानने की कोशिश करेंगे। एंड एग्जाम फॉर्मेट क्या रहेगा? तो लास्ट एग्जाम जो हुई थी 2023 में, मतलब 3 साल पहले एग्जाम हुई है 2023 में, तो उस समय एग्जाम का फॉर्मेट क्या था, एंड जो भी अदर रिक्रूटमेंट टेस्ट होती है उसका फॉर्मेट क्या होता है यूपीएससी में, उसको हम लोग स्टडी करने वाले, उसको हम आज जानने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे एक्सपेक्टेड सिलेबस एग्जाम फॉर्मेट को लेकर के आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे, उन क्वेरीज का मैं आंसर दूंगा एट द एंड, जब मेरा ये एक्सप्लेनेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद में मैं आपके सवालों के जवाब देने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर सीडीएसओ की पोस्ट है, एंड यहाँ पे हम लोग आज सेशन में डिस्कस कर रहे हैं एक्सपेक्टेड सिलेबस एंड एग्जाम फॉर्मेट। तो जैसे कि आपने नोटिफिकेशन को, एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में पढ़ा होगा, तो उस एडवर्टाइजमेंट में, नोटिफिकेशन में ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर दिया है। ओके, मतलब यहाँ पे सीडीएसयू का जो ड्रग इंस्पेक्टर रहेगा उसकी ड्यूटीज कौन सी है, उसे क्या ड्यूटी करनी है, ये आपको दिया गया है। तो नेचुरली जो आपसे एक्सपेक्टेड है, जो ड्यूटीज आपसे एक्सपेक्टेड है एज अ ड्रग इंस्पेक्टर, आपसे जो काम एक्सपेक्टेड है, आपसे जो ड्यूटीज एक्सपेक्टेड है, उसी के हिसाब से सिलेबस रहेगा। मतलब आपको जो काम करना है उस काम के लिए आप परफेक्ट हो या ना हो, नहीं हो, यह जानने के हिसाब से आपकी टेस्ट ली जाएगी, और टेस्ट ली जाएगी तो जो आपको काम करना है, जो आपकी ड्यूटीज रहेगी, उसी के हिसाब से आपका सिलेबस बनेगा, उसी के हिसाब से आपकी टेस्ट होगी। सही बात है? ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके इस एडवर्टाइजमेंट में, नोटिफिकेशन में जो ड्रग इंस्पेक्टर को लेकर के ड्यूटीज दी गई है, जो काम एज अ ड्रग इंस्पेक्टर आपको करना है वो कौन से है, क्या है, उसके डिटेल में हम लोग जाएंगे। एंड उसके अकॉर्डिंगली सिलेबस कैसा हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, सिलेबस में आईएमपी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है, आपका स्टडी का प्लान कैसे होना चाहिए, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसे ड्यूटीज में यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है एडवर्टाइजमेंट में कि ड्यूटीज एंड फंक्शंस स्पेसिफाइड इन रूल्स 51 एंड 52 ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 इंक्लूड इंस्पेक्शन ऑफ। ओके, अब एक्चुअली यहाँ पे तो इन्होंने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स बोला है, बट नाउ ओनली देयर इज ड्रग्स रूल्स है एंड कॉस्मेटिक रूल्स दोनों सेपरेट है, ये आप जानते हो। ड्रग्स रूल्स 1945 एंड कॉस्मेटिक रूल्स 2020 दोनों सेपरेट है। तो यहाँ पे ड्रग्स रूल्स में, रूल्स नंबर 52, 51 एंड 52 में जो ड्यूटीज दी गई है, जो फंक्शंस दिए गए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है ड्रग इंस्पेक्टर की, वो क्या है, ओके, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या ड्यूटीज रहने वाली है। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन ऑफ, ओके, तो एज अ ड्रग इंस्पेक्टर आपको किसका इंस्पेक्शन करना है, क्या इंस्पेक्शन करना है। तो रूल नंबर 51, 52 क्या कहता है? रूल नंबर 51 क्या कहता है ड्रग्स रूल्स का, कि जो भी लाइसेंस प्रीमाइसेस फॉर सेल है, लाइसेंस प्रीमाइसेस फॉर सेल ऑफ ड्रग, उसका इंस्पेक्शन करना है, रूल नंबर 51 में दिया है। ओके, रूल नंबर 52 में मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस का आपको इंस्पेक्शन करना है। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन आपको करना है, और इंस्पेक्शन यदि आपको करना है तो आपको सेल रिलेटेड, स्टोरेज रिलेटेड, देन मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड प्रोसेसेस का आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इसमें आपको इंस्पेक्शन जो करना है रूल नंबर 51, 52 के हिसाब से, एंड जो कि आपसे, जो ड्यूटीज आपसे एक्सपेक्टेड है वो क्या है। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, ये सबसे पहले क्या है, ऑल लाइसेंस ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट। ओके, तो ऑल लाइसेंस ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट का आपको इंस्पेक्शन करना है। अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट की हम बात करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सबसे जरूरी क्या होता है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट जो होती है
वो किसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए? तो मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट ये सब कुछ जीएमपी फॉलो करने वाली होनी चाहिए, एज पर जीएमपी होना चाहिए। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट है वो सभी मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट में एस्टेब्लिशमेंट का जो भी लेआउट है, डिजाइन है, कंस्ट्रक्शन है, वहां पे जो भी एनवायरमेंट है वो सब कुछ कैसे होना चाहिए? तो एज पर जीएमपी होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले जब आप ऑल लाइसेंस ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स का इंस्पेक्शन करने को जाते हो तो सबसे पहले आपको क्या जरूरी है? तो आपके लिए जीएमपी के अकॉर्डिंगली वो एस्टेब्लिशमेंट है या नहीं है, इसको चेक करना जरूरी है, राइट। एंड जीएमपी कहां मिलेगा आपको? तो एज यू नो, सभी को पता है कि जो शेड्यूल एम है ड्रग्स रूल्स में, तो शेड्यूल एम में जीएमपी आता है, राइट। शेड्यूल एल, शेड्यूल एम में जीएमपी है। शेड्यूल एम में अभी रिवाइज शेड्यूल एम है, रिवाइज्ड शेड्यूल एम ड्रग्स रूल्स में, राइट। ड्रग्स रूल्स में रिवाइज्ड शेड्यूल एम अभी आपको पता होना चाहिए, राइट। सो ऑल लाइसेंस ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट का यदि आपको इंस्पेक्शन करना है तो सबसे जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जीएमपी। आपको जीएमपी के बारे में पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सिलेबस में क्या इंक्लूड रहेगा, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे अब एज पर सिलेबस, तो सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में आपका यहाँ पे पहला पॉइंट जीएमपी रिलेटेड आता है, जीएमपी, राइट। देखिए मैं नोट कर रहा हूं, पहला पॉइंट क्या आता है? जीएमपी रिलेटेड आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पे और क्या आता है? यहाँ पे लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग जो है, लाइसेंस ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट का आप इंस्पेक्शन कर रहे हो तो आपको लाइसेंस कंडीशंस पता होनी चाहिए, राइट। लाइसेंस के कंडीशंस, ओके। लाइसेंस जिन कंडीशंस पे दिया गया है, ओके, लाइसेंस के कंडीशंस। तो लाइसेंस के जो भी कंडीशंस होती है, लाइसेंस हम लोग इश्यू करते हैं, लाइसेंस इश्यू करते हैं तो उसमें कंडीशंस होती है, लाइसेंसिंग कंडीशंस। तो वो जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो लाइसेंस के कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर लाइसेंस कंडीशंस को फुलफिल करता है तो ओके, नहीं करता है तो आप उसको मतलब वो उसको आप कंटिन्यू नहीं करोगे, मतलब आप उसको कोई मेमो दोगे या कोई उसको पनिशमेंट दोगे, कुछ तो आप एक्शन लोगे। इलीगल अगर वो है, लाइसेंस की कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है तो वहां पे कोई ना कोई पनिशमेंट होगी, राइट। तो यहाँ पे लाइसेंस कंडीशंस ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड लाइसेंस कंडीशंस अगर आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पे जो लाइसेंस के लिए डिफरेंट फॉर्म नंबर्स है, फॉर्म नंबर्स, ओके। तो फॉर्म नंबर्स जो होते हैं लाइसेंस के लिए, वो फॉर्म नंबर्स के साथ साथ वो फॉर्म नंबर्स, फॉर्म में क्या क्या कंडीशंस दी गई है, वो कंडीशंस का डिटेल नॉलेज आपको होना चाहिए, राइट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो आपको दिया गया है, ओके, सबसे पहले लाइसेंस ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट बोला है। तो लाइसेंस ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट के लिए आपको सबसे जरूरत है, सबसे पहली जरूरत है जीएमपी की, और उसके बाद में आपको जरूरत है लाइसेंसेस की, कंडीशंस ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस की जो कंडीशन दी जाती है उसकी जरूरत है। तो ये पॉइंट्स तो आपको बिल्कुल पता होने ही चाहिए, राइट। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो है, इंक्लूड इंस्पेक्शन ऑफ द प्लांट एंड द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, ओके। अगर आपको प्लांट की बात है तो प्लांट में आपका जीएमपी तो आता ही आता है। तो प्लांट में यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग भी आ जाता है। क्या आता है? फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, राइट। आप बताइए प्लांट के बारे में आप क्या पढ़ते हो? साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, ये यूनिट ऑपरेशन है, एक्सट्रैक्शन, ये सभी यूनिट ऑपरेशन। तो यूनिट ऑपरेशन आप कहाँ पे पढ़ते हो? तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हो। तो यहाँ पे जब आपको प्लांट की जानकारी चाहिए, मतलब प्लांट जो बनता है, तो प्लांट में मटेरियल, मतलब प्लांट कंस्ट्रक्शन में कौन सा मटेरियल यूज किया गया है, करोसिव रेजिस्टेंट मटेरियल है या नहीं है, ओके। तो ये सब जानकारी के लिए आपको फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का भी पता होना चाहिए। एंड प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर कहां पे आता है? तो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट इज नथिंग बट दी फार्मास्यूटिक्स। ये क्या है? आपका फार्मास्यूटिक्स है, राइट। फार्मास्यूटिक्स, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है? तो फार्मास्यूटिक्स है। तो यहाँ पे जो सेकंड ड्यूटी आपसे एक्सपेक्टेड है, ओके, इंस्पेक्शन में, तो उसमें आपसे एक तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज जो है वो एक्सपेक्टेड है, जिसमें एक्सट्रैक्शन आ जाता है, डिस्टिलेशन आता है, साइज रिडक्शन आता है, साइज सेपरेशन है, ओके, ये सब कुछ है। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज आपसे एक्सपेक्टेड है। एंड फार्मास्यूटिक्स भी आता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, प्रोसीजर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग आप कहाँ पढ़ते हो? राइट, फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हो ना। या कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग, या पैरेंटरल मैन्युफैक्चरिंग, असेप्टिक टेक्निक,
असेप्टिक टेक्निक है, पैरेंटल मैन्युफैक्चरिंग है, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग है। तो सभी मैन्युफैक्चरिंग आप लोग कहाँ पे स्टडी करते हो? फार्मास्यूटिक्स में। तो यहाँ पे ये जो आपका ड्यूटीज में सेकंड आपकी ड्यूटी है इंस्पेक्शन ऑफ द प्लांट एंड द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर में आपको फार्मास्यूटिक्स पता होना चाहिए, प्लस आपको जीएमपी भी पता होना चाहिए, जीएमपी के बगैर तो हो नहीं सकता, तो जीएमपी पता होना चाहिए। एंड यहाँ पे आपको फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का भी नॉलेज एक्सपेक्टेड है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है द मीन्स एम्प्लॉयड फॉर स्टैंडर्डाइजिंग एंड टेस्टिंग द ड्रग। मीन्स एम्प्लॉयड, मीन्स एम्प्लॉयड मतलब कौन सी प्रोसेस यूज करोगे? ड्रग्स का स्टैंडर्डाइजेशन करना है आपको, ड्रग का टेस्टिंग करना है, तो आप कौन सी प्रोसेस यूज करोगे? तो जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हो, एचपीएलसी यूज किया जाता है, एचपीटीएलसी यूज किया जाता है, राइट, एचपीटीएलसी आईआर यूज किया जाता है, राइट, देन लिमिट टेस्ट है। ओके, तो द मीन्स एम्प्लॉयड फॉर स्टैंडर्डाइजिंग एंड टेस्टिंग द ड्रग, तो ड्रग मीन्स एम्प्लॉयड फॉर स्टैंडर्डाइजिंग मतलब क्या? एनालिटिकल टेक्निक्स, मतलब क्या? एनालिटिकल टेक्निक्स। सो एनालिटिकल टेक्निक्स में आपको एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है, तो यहाँ पे आपको एनालिसिस एक्सपेक्टेड है। मतलब जो एज अ ड्रग इंस्पेक्टर आपकी जो ड्यूटीज है, एज अ ड्रग इंस्पेक्टर आपकी जो ड्यूटीज है वो क्या है? इंस्पेक्शन करने की है। और यदि आपको इंस्पेक्शन करना है तो आपको ड्रग का स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए जो मीन्स मतलब जो भी प्रोसीजर, जो भी मेथड्स, जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्निक्स यूज की जाती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो ड्रग के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए या टेस्टिंग के लिए कौन से मेथड्स, कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती है? तो दैट इज दी एचपीएलसी, एचपीटीसी, आईआर, यूवी एक्सेट्रा, मतलब एनालिटिकल टेक्निक्स। ओके, तो यहाँ पे आपको एक तो एनालिसिस जो है वो डिटेल में पता होना चाहिए। ओके, वो पूरा डिटेल में आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पता होना चाहिए, प्रिंसिपल्स, एप्लीकेशंस एंड रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है। आईआर का रिपोर्ट होता है, तो आईआर का जो ग्राफ होता है, प्लॉट होता है, वो कैसे होता है, यूवी का प्लॉट कैसे होता है, एचपीएलसी कैसे बनता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे द मीन्स एम्प्लॉयड फॉर स्टैंडर्डाइजिंग एंड टेस्टिंग द ड्रग, मतलब यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। ओके, देन स्टैंडर्डाइजिंग एंड टेस्टिंग द ड्रग। अब ड्रग के स्टैंडर्ड्स कहाँ पे मिलेंगे हमें? वेयर विल वी गेट द स्टैंडर्ड्स ऑफ द ड्रग? कहाँ मिलेंगे? सो इन फार्माकोपियाज, राइट। ड्रग्स के स्टैंडर्ड हमें इंडियन फार्माकोपिया में मिलते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया, जो भी फार्माकोपिया है। सो स्टैंडर्ड्स कहाँ मिलेंगे? फार्माकोपिया में। टेस्टिंग का मेथड्स कहाँ पे दिया है? फार्माकोपियाज में। तो यहाँ पे आपको जो फार्माकोपियल मेथड है, मतलब ऑफिशियल मेथड से, ऑफिशियल इवेल्युएशन टेस्ट जो है, मतलब फार्माकोपियल मेथड, ये भी आपको पता होना चाहिए। या फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स जो है, जैसे टैबलेट का डिसइंटेग्रेशन टाइम, डिसोल्यूशन टाइम, ओके, स्टेरिलिटी टेस्ट के प्रोसीजर, या आपका पेरेंटल टेस्ट है, सॉरी पेरेंटल नहीं, आपका पैरिजन टेस्ट है। तो ये सभी जो टेस्ट होती है, तो टेस्ट का डिटेल्स आईपी में क्या दिया गया वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज द एनालिसिस। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री आपको यहाँ पे डिटेल में पता होना चाहिए। उसके बाद में जो ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स है, आईपी, बीपी, यूएसपी, जो भी ऑफिशियल है, तो यहाँ पे ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स जो है उसका भी आपको इन डिटेल जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको आईपी को भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्या ड्यूटी दी गई है यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर की? ओके, सो नेक्स्ट the methods and place of storage. Okay, methods of storage, मेथड भी and place of storage भी यहाँ पे जरूरी है। स्टोरेज, तो जब हम स्टोरेज की बात करते हैं, मेथड एंड प्लेस ऑफ स्टोरेज, तो ये आईपी में भी दिया गया, फार्माकोपिया में। फार्माकोपिया में स्टोरेज कंडीशंस दी जाती है, राइट। स्टोरेज कंडीशंस आर देयर इन द फार्माकोपिया। पैकेजिंग कैसा होना चाहिए, ये भी फार्माकोपिया में दिया है। ओके, देन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा शेड्यूल इंपॉर्टेंट है स्टोरेज के लिए? स्टोरेज के लिए शेड्यूल पी, राइट। तो यहाँ पे शेड्यूल पी, तो यहाँ पे शेड्यूल पी का नॉलेज होना जरूरी है। ड्रग्स रूल्स में शेड्यूल पी है। तो यहाँ पे जब हम मेथड्स एंड प्लेस ऑफ स्टोरेज की बात करते हैं, तो आप यदि कहीं पे इंस्पेक्शन के लिए जाते हो एज अ ड्रग इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्शन के लिए जाने के बाद में आपको यह पता होना चाहिए कि वहां पे जिस तरीके से स्टोरेज किया गया है मेडिसिन का या रॉ मटेरियल का, फिनिश प्रोडक्ट का, वो सही तरीके से किया गया है या नहीं है। रॉ मटेरियल का स्टोरेज होगा या जो आपका फिनिश प्रोडक्ट होगा या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होंगे, तो उनका जो प्रॉपर स्टोरेज प्रॉपर है या नहीं है, एज पर प्रोसीजर है या नहीं है, एज पर स्टैंडर्ड्स है या नहीं है, एज पर शेड्यूल पी है या नहीं है, तो वो सब आपको देखना है।
तो यहाँ पे आपसे क्या एक्सपेक्टेड है? तो यहाँ पे आपको स्टोरेज कंडीशंस में एंड शेड्यूल पी एक्सपेक्टेड है। स्टोरेज एंड शेड्यूल पी, इसका भी इन डेप्थ नॉलेज आपको होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पे? नेक्स्ट आपके ड्यूटीज में क्या है? तो नेक्स्ट है ड्यूटीज में द टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऑफ द स्टॉक एक्सेट्रा which are likely to affect the potency or purity of the product. Okay, तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस के बारे में भी जैसे आपको ड्रग्स रूल्स में दिया गया है, जैसे कि अगर ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी है या ब्लड बैंक है, तो ब्लड बैंक में टेक्निकल क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए? या कोई यदि वेटरनरी प्रोडक्ट बना रहा है, तो वेटरनरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या टेक्निकल क्वालिफिकेशन होने चाहिए? या एज अ फार्मासिस्ट है, फार्मेसी मैन्युफैक्चरिंग मतलब ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए? ये सब कुछ आपको ड्रग्स रूल्स में दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऑफ द स्टाफ विच आर लाइकली टू अफेक्ट द पोटेंशियल और प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो यहाँ पे भी आपका ड्रग्स रूल्स इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स रूल्स प्लस जीएमपी इंपॉर्टेंट है। ड्रग रूल्स प्लस जीएमपी, ड्रग रूल्स एंड जीएमपी में आपको ये मिल जाएगा पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे दोबारा आपका क्या आता है? तो ड्रग रूल्स आ जाता है। ओके, तो ड्रग रूल्स, ओके जस्ट अ मिनट। ओके, सो यहाँ पे ड्रग रूल्स, ओके, ड्रग रूल्स में सब टेक्निकल क्वालिफिकेशंस वगैरह इसमें आता है। जैसे आपका शेड्यूल एफ पार्ट 12 बी, पार्ट 12 में ब्लड बैंक रिलेटेड आ जाएगा, राइट। वेटरनरी प्रोडक्ट्स में आ जाएगा, वैक्सीन में, सिरा में, उस तरीके से सब डिटेल्स आपको ड्रग रूल्स में मिलता है। ओके, देन नेक्स्ट आपकी यहाँ पे क्या ड्यूटीज बनती है? नेक्स्ट आपकी ड्यूटी है टेकिंग सैंपल्स ऑफ ड्रग्स फ्रॉम प्रीमाइसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर और डीलर्स फॉर टेस्ट और एनालिसिस। सो यहाँ पे आपको जो सैंपलिंग प्रोसीजर है, ड्रग इंस्पेक्टर का जो सैंपल का प्रोसीजर होता है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है सैंपल को, 4 पार्ट में डिवाइड करना है सैंपल को। सैंपल लेते समय कौन सा फॉर्म देना है, कौन सा फॉर्म सबमिट करना है, मेमो कैसे देना है। ओके, तो ये सब कुछ जो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में प्रोसीजर दिए हैं, प्रोसीजर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, प्रोसीजर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब यहाँ पे भी आपको जो आपका फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में डी&सी एक्ट है, डी&सी एक्ट 1940, राइट, एंड जो ड्रग्स रूल्स है, ड्रग्स रूल्स 1945, इसका डेप्थ आपको होना चाहिए। ड्रग्स रूल्स 1945, इसका डेप्थ आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से टेस्ट और एनालिसिस के लिए यदि सैंपल भेजना है, तो सैंपल किस तरीके से भेजना है, कौन से फॉर्म में भेजना है, कैसे कुरियर करना है, बाय डिलीवरी कैसे करना है, उस पे आपका उसको सील कैसे करना है, यह सब प्रोसेस आपको ड्रग रूल्स में मिल जाएगा, राइट। देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस ऑफ स्पूरियस ड्रग्स एंड रिलेटेड कंप्लेंट्स। इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना आया है। इन्वेस्टिगेशन तो आपके पास इन्वेस्टिगेशनल स्किल होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशनल स्किल्स। ओके, याद रखिए यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस ऑफ स्पूरियस ड्रग्स एंड रिलेटेड कंप्लेंट्स। ओके, स्पूरियस ड्रग्स एंड रिलेटेड कंप्लेंट्स मतलब जैसे कि अभी आपने देखा कि वो एक जो कप सिरप का केस हुआ था, कोल्ड ड्रिप का केस हुआ था, तो उस केस में कैसे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, कैसे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, मतलब यहाँ पे आपके पास में इन्वेस्टिगेशनल एबिलिटीज होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशनल एबिलिटीज। ओके, इन्वेस्टिगेशनल स्किल आपकी होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशनल स्किल का मतलब क्या है? तो इन्वेस्टिगेशनल स्किल का मतलब है कि जैसे सीबीआई काम करती है, या जैसे ईडी काम करती है, या जैसे सीआईडी काम करती है, वैसे ही यदि आपको कहीं पे स्पूरियस ड्रग्स मिलता है, कहीं पे आपको एडल्टरेटेड ड्रग मिलता है, कहीं पे आपके पास में कोई कंप्लेंट आ जाती है, तो उसका आप किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करोगे। मतलब जिस तरीके से सीआईडी, सीबीआई, ईडी इन्वेस्टिगेशन करता है, उस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन आपको करना होगा। आपके पास में इन्वेस्टिगेशनल स्किल्स होनी चाहिए। कौन से स्किल्स? इन्वेस्टिगेशनल स्किल्स आपके पास में होनी चाहिए। एंड यहाँ पे यदि आपको सीबीआई की तरह काम करना है, सीबीआई या आपको ईडी की तरह काम करना है, तो आपके पास में आपका फार्मा का नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। ओके, फार्मा का जो बैकग्राउंड है, क्योंकि उसी के बेस पे तो आप इन्वेस्टिगेशन करोगे। आपका जो बेसिक नॉलेज है, ओके, आपका जो बेसिक नॉलेज है फार्मा का, तो फार्मा का बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए। एनालिसिस का बेसिक, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए। देन आपको लॉजिक अप्लाई करते आना चाहिए। ओके,
लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे आपको ट्रेसिंग करते आना चाहिए। ट्रेसिंग मतलब लिंक जो है, कनेक्शन, वो कनेक्शन आपको जोड़ते आना चाहिए। मतलब यदि कहीं पे आपने देखा होगा टेररिस्ट अटैक हो जाता है, तो टेररिस्ट अटैक होने के बाद में जो हमारी एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो किस तरह से ट्रेसिंग करता है, किस तरह से वो कल्प्रिट तक, मतलब जो टेररिस्ट है उन तक पहुंचते हैं। या कहीं पे यदि बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है तो बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से किया जाता है। तो उसी तरह की इन्वेस्टिगेशनल स्किल्स आपके पास में होनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है। एंड यहाँ पे इन्वेस्टिगेशनल स्किल्स को चेक करने के लिए यहाँ पे आपका मतलब इंग्लिश का नॉलेज, जनरल नॉलेज, आपका आईक्यू, आपका लॉजिकल, आपका रीजनिंग यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। इसके साथ में आपको पता होना चाहिए कि स्पूरियस ड्रग्स कौन से हैं। उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के डिफरेंट सेक्शंस कौन से हैं, या फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में कौन सा एक्ट अप्लाई होने वाला है, कौन से सेक्शन के थ्रू होने वाला है। यदि आप किसी को समन देते हो तो समन कौन से सेक्शन के थ्रू आप दे रहे हो, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इज इन्वेस्टिगेशनल स्किल्स। ये इन्वेस्टिगेशनल स्किल्स का भी यहाँ पे आपका टेस्ट लिया जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्या है यहाँ पे ड्यूटीज में दिया हुआ, लॉन्चिंग ऑफ प्रोसिक्यूशंस, ओके, फॉर ब्रीचेस ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स। तब जब आप यहाँ पे प्रोसिक्यूशन लॉन्च करते हो, ओके, प्रोसिक्यूशन मतलब आपको एफआईआर दाखिल करना पड़ेगी, एफआईआर लॉन्च करना पड़ेगी, एफआईआर, राइट। आपको गुना जो होता है, ओके, प्रोसिक्यूशन करना पड़ेगा, गुना दाखिल करना पड़ेगा, क्राइम जो होता है उसको आपको पुलिस में कंप्लेंट करना पड़ेगी, एफआईआर आपको देना पड़ेगा। और एफआईआर यदि देना है तो यहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जो सेक्शंस है वो सेक्शंस आपको पता होने चाहिए। एंड सिर्फ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के सेक्शंस सफिशिएंट है क्या? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जो सेक्शंस है उतने ही पता होना सिर्फ सफिशिएंट है क्या? तो नहीं, यहाँ पे आपको बीएनएस जो है, बीएनएस, इसके भी सेक्शंस आपको पता होना चाहिए। जब आप एफआईआर करते हो, जब आप प्रोसिक्यूशन करते हो, तो बीएनएस जो है भारतीय न्याय संहिता, तो भारतीय न्याय संहिता के जो डिफरेंट सेक्शंस है वो भी आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको डीएनसी एक्ट फिर से आता है, एंड यहाँ पे बीएनएस जो है भारतीय न्याय संहिता, उसका भी डिटेल आपको पता होना चाहिए। आपको सेक्शंस पता होने चाहिए कि कौन सा सेक्शन जो है वो बेलेबल है, कौन सा सेक्शन नॉन बेलेबल है, बेलेबल नॉन बेलेबल सेक्शंस, राइट। तो ये भी आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे आपके जो एडवर्टाइजमेंट है ड्रग इंस्पेक्टर की, सीडीएससी और ड्रग इंस्पेक्टर के जो एडवर्टाइजमेंट है, उस एडवर्टाइजमेंट में जो ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर दिए गए हैं, मतलब जो भी काम आपको एज ए ड्रग इंस्पेक्टर करना है, पर्टिकुलरली आपको इंस्पेक्शन का काम करना है। तो यदि आपको इंस्पेक्शन का काम करना है तो आपके पास में क्या नॉलेज होना चाहिए, आपके पास में क्या स्किल्स होने चाहिए, आप किस बात में मास्टर होने चाहिए, आपका बेसिक नॉलेज कैसा होना चाहिए, ओके। तो वो सब यहाँ से क्लियर होता है। अगर आप ये ड्यूटीज को थोड़ा सा इस पे सोचोगे, समझोगे कि आपको क्या काम करना है, आपको जो काम करना है उससे रिलेटेड तो आपकी टेस्ट ली जाएगी। आपको जो काम करना है उसी काम से रिलेटेड आपके टेस्ट ली जाएगी, बराबर है। तो यहाँ पे आपको क्या काम करना है ये क्लियर दिया हुआ है। ये ड्यूटीज जो है, ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर में यहाँ पे आपको ये 8 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं यहाँ पे। उसमें ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट में 8 पॉइंट्स नहीं है, ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने सब कंबाइन किया है, मैंने 8 पॉइंट्स बना दिए इसको, ओके। तो 8 पॉइंट्स जो है ये आपके ड्यूटीज रहने वाली है, ये आपके काम करना पड़ेगा आपको। तो इससे रिलेटेड आपको आपका जो टेस्ट रहेगा वो इससे रिलेटेड रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर आपका जो सिलेबस रहेगा, आपके सिलेबस में एंड पर्टिकुलरली सिलेबस के साथ साथ आपका जो टेस्ट रहने वाला, रिक्रूटमेंट टेस्ट जो आपका यूपीएससी का एग्जाम रहने वाला है, उसमें आईएमपी क्या है। तो अगर उसमें देखा जाए आईएमपी क्या है, तो आईएमपी में यहाँ पे जीएमपी है सबसे पहले, देन लाइसेंस की कंडीशंस, मतलब फिर से आपका ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट आ गया, देन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है, देन फॉर नंबर्स, मतलब ये भी फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस आ गया, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, देन फार्मास्यूटिक्स का नॉलेज है, देन एनालिसिस है, देन ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स, मतलब आईपी बीपी यूएसपी के स्टैंडर्ड्स हैं, देन स्टोरेज कंडीशंस एंड शेड्यूल, स्टोरेज कंडीशन मतलब फार्माकोपिया, शेड्यूल पे मतलब फिर से ड्रग्स रूल्स आ गया, फिर ड्रग्स रूल्स है, देन इन्वेस्टिगेशनल स्किल्स है, मतलब आपका लॉजिक आप कैसे अप्लाई करते हो, आपका लॉजिक, आपका नॉलेज आप कैसे यूज करते हो, देन भारतीय न्याय संहिता बीएनएस है, इसका नॉलेज है, ओके। तो अगर हम यहाँ पे जो ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर है उसको समझ के लेते हैं, तो यहाँ हमें समझ में आता है कि मोस्ट आईएमपी क्या है। अब ये सभी टॉपिक को अगर हम देखते हैं, ओके, जो पॉइंट्स अभी हमने निकाले हैं ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर पे से, तो ये पॉइंट्स को अगर हम डिटेल में देखते हैं तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि मोस्ट आईएमपी सब्जेक्ट कौन से है। यहाँ पे मोस्ट आईएमपी,
ओके, तो यहाँ पे मोस्ट आईएमपी सब्जेक्ट एक ही दिखाई देता है, दैट इज दी डी&सी एक्ट फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ओके, फिर डी&सी एक्ट में आपका ड्रग रूल्स आ गया, देन उसके बाद में कॉस्मेटिक्स रूल्स है, देन मेडिकल डिवाइसेस रूल्स है, देन न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स है। तो ये सभी डी&सी एक्ट 1940 में आ जाता है। तो यहाँ पे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डी&सी एक्ट 1940, सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो डी&सी एक्ट 1940 सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड डी&सी एक्ट 1940 में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जीएमपी, और भी उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो जीएमपी उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, देन इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है? तो इसके अलावा फार्मास्यूटिक्स जो सब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, फार्मास्यूटिक्स, उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिक्स के अलावा? तो एनालिसिस जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। देन आपको आईपीबीपी यूएसपी पता होना चाहिए ऑफिशियल। ओके, तो ये सब डिटेल्स है। तो आपका जो सिलेबस आएगा, आपका जो रिक्रूटमेंट टेस्ट का सिलेबस आएगा, तो उस सिलेबस में आप देखोगे तो वहां पे आपको आईएमपी में मतलब डी&सी एक्ट मतलब फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस रहेगा, जीएमपी स्पेशल रहेगा, देन फार्मास्यूटिक्स रहेगा, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये तो सब्जेक्ट रहने ही वाले हैं, ये सब्जेक्ट्स रहने ही वाले हैं, इसको कोई ऑप्शन है ही नहीं। ओके, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो यदि आपको ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन करना है तो आपको ये सब्जेक्ट तो अभी से पढ़ना शुरू करना होगा, इन डेप्थ पढ़ना होगा, डिटेल में पढ़ना होगा। ओके, देन अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे तो हम लोगों ने ये देखा है अभी कि जो ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर मतलब जो अभी एडवर्टाइजमेंट आई है, इस एडवर्टाइजमेंट में जो ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर दिया है उसके हिसाब से आपका सिलेबस क्या हो सकता है एंड कौन से सब्जेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम लोगों ने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है। राइट, अब हम एक काम करते हैं, जो पिछले बार एग्जाम हुई थी, ओके, 2023 में जो एग्जाम हुआ था यूपीएससी का ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, उसका सिलेबस हम लोग एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसको गो थ्रू कर लेते हैं। 2023 में एग्जाम हुआ था, 2022 का ये नोटिफिकेशन है ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। जो नेशनल कैपिटल टेरिटोरी न्यू दिल्ली है, नेशनल कैपिटल टेरिटोरी दिल्ली। जस्ट श्रद्धा, यू रेज द हैंड। यस, देखिए आपके जो भी क्वेरीज है वो क्वेरीज के आंसर में बाद में। हाँ सर, एक्चुअली मुझे वो थम्स अप देना था, बट वो आई कैन सी द हैंड, सो दैट द हैंड इज रेज्ड। ओके, ठीक है। तो आपके यदि जो भी क्वेरीज है आप नोट करके रखिए, आपके क्वेरीज के आंसर में एट द एंड देने वाला हूँ, लास्ट में आपके सभी क्वेरीज के आंसर्स में दूंगा, आप नोट डाउन करके रखिए आपकी क्वेरीज। ओके, हाँ, तो यहाँ पे अब जैसे कि जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ था यूपीएससी का, ठीक है, तो ये जो है ये आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट एग्जाम। सो दिस इज द रेफरेंस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 19/2022 पब्लिश ऑन 8/10/2022। वैकेंसी नंबर याद रखिए, वैकेंसी नंबर भी आपको याद रखना होगा। ओके, आपका वैकेंसी नंबर और आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, तो अभी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 07/2026 है, राइट, 07/2026 ये अभी का एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ये 2022 एडवर्टाइजमेंट नंबर 19 था। तो पब्लिश ऑन 8/10/2022, वैकेंसी नंबर 221019071008, आइटम नंबर 7 with closing date of submission of online application being 23:59 hours on 27/10/2022 for 26 post। कितनी पोस्ट थी उस समय? उस समय 26 पोस्ट थी, 26 पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इन ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, एनसीटी दैट मीन्स नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली, एंड सब्सिक्वेंट कोरिगेंडम dated 31st May 2023, thereby reducing the number of vacancies to 25, okay, to 25 in the said recruitment case। ओके, तो 26 पोस्ट थी, उसको इन्होंने 25 कर दिया था, एक पोस्ट कम कर दी थी। ओके, चलिए, तो यहाँ पे ये जो है सिलेबस, ओके, तो यहाँ पे इस एग्जाम के लिए जो सिलेबस था, ये एग्जाम कब हुई थी? 19 अगस्त 2023 को, सैटरडे को। ओके, रिक्रूटमेंट टेस्ट था ये, रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो इसके लिए जो सिलेबस था वो सिलेबस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, एंड आई एक्सपेक्ट, आई होप कि सेम सिलेबस इस बार भी रहेगा, क्योंकि ज्यादा समय नहीं हुआ है। ये 2023 में एग्जाम हुआ था, अभी 2026 चल रहा है, तो इस सिलेबस में एक आध टॉपिक इधर उधर हो सकता है, पर्टिकुलरली इसमें क्या ऐड हो सकता है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा, अभी बताऊंगा। पहले हम लोग इस सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इस सिलेबस को डिस्कस करने के बाद में, इस सिलेबस को डिस्कस करने के बाद में
मैं बताऊंगा आपको मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, इसमें क्या चेंजेस पॉसिबल है सिलेबस में, ज्यादा से ज्यादा क्या चेंजेस हो सकते हैं, मेरा गेस, मेरा अंदाज क्या कहता है। ओके, तो यहाँ पे सिलेबस ऑफ द टेस्ट में सबसे पहले देखिए, तो इन्होंने बोला है बेसिक नॉलेज इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इन्होंने केमिस्ट्री को इंपॉर्टेंस दिया है। अगर आप एमपीएससी का देखोगे, एमपीएससी का जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें फार्मेकोलॉजी को इंपॉर्टेंस था, केमिस्ट्री को नहीं था। यहाँ पे केमिस्ट्री को इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे बेसिक नॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ ड्रग्स, देयर यूजेस, फार्मेकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। मतलब यहाँ पे आपको केमिस्ट्री के साथ में फार्मेकोलॉजी भी पढ़ना है। जितना केमिस्ट्री डेप्थ में पढ़ना है उतना ही फार्मेकोलॉजी, या जितना फार्मेकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी डेप्थ में पढ़ना है उतना ही यहाँ पे केमिस्ट्री भी डेप्थ में पढ़ना है। यहाँ पे केमिस्ट्री में सार पे, क्यूएसआर पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, सार एंड क्यूएसआर पे काफी क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक क्या है? बेसिक नॉलेज इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ ड्रग्स, देयर यूजेस, फार्मेकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। इस टॉपिक को आप कहां से स्टडी करोगे? कौन सा सोर्स है? तो एक ही सोर्स है, बेस्ट सोर्स है, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स, उसमें से आप स्टडी कर लीजिए, बाकी और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एंड दैट सोर्स इज फोए। पता है आप लोगों को? फोए मेडिसिनल केमिस्ट्री का बुक है, रेफरेंस बुक। मेडिसिनल केमिस्ट्री का जो रेफरेंस बुक है, एक विल्सन गिजवाल्ड है और दूसरा फोए है। अभी जो फ्रेशर बीफार्म वाले बच्चे हैं, जिनका फ्रेशर बीफार्म है, उनको ये रेफरेंस बुक पता ही नहीं है। और जिन लोगों को पता नहीं है, जिन लोगों ने कभी ये प्रूफ बुक देखा नहीं है, तो जाकर के खोल के देखिए, लाइब्रेरी में जाइए या ऑनलाइन सर्च कीजिए। एंड अगर आपको इस टॉपिक को परफेक्ट करना है, बेसिक नॉलेज इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ ड्रग्स, देयर यूजेस, फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, तो आपको फोए पढ़ना चाहिए। आप त्रिपाठी पढ़ सकते हो, केडी त्रिपाठी फार्मेकोलॉजी के लिए बेस्ट है, फार्मेकोलॉजी के लिए केडी त्रिपाठी पढ़िए। बट जहां पे आपको केमिस्ट्री भी मिले, केमिस्ट्री, फार्मेकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी एक ही जगह पे मिल जाए, वो बुक कौन सा है? दैट इज फोए, मेडिसिनल केमिस्ट्री फोए का बुक है, जिसमें आपको केमिस्ट्री, फार्मेकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो इसके लिए आई विल सजेस्ट कि आप लोगों ने फोए, ये जो बुक है, इसको पूरा रट्टा मार लेना चाहिए, पूरा याद कर लेना चाहिए, इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए, अच्छी तरह से समझ के इसके एमसीक्यूज आपने सॉल्व करने चाहिए। देन नेक्स्ट जो है, नॉलेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। ओके, अब इसके लिए नॉलेज इन मैन्युफैक्चरिंग, अब जब हम नॉलेज इन मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, ओके, तो फार्मास्यूटिक्स की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? फार्मास्यूटिक्स के। तो यहाँ पे नॉलेज इन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फार्मास्यूटिक्स के लिए आपके पास में लियोन लैकमन है, लैकमन आप रेफर कर सकते हो, राइट। उसके बाद में आपके पास रेमिंगटन है, रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेस। उसके बाद में आपके पास एंसल है, एंसल, ओके। एंड देन आपके पास में ऑल्टन है। तो देयर आर मेनी बुक्स। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आपको नॉलेज इन फार्मा मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो आरपीएस जो है, रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेस, या लैकमन का जो लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन, उसको आप रेफर कीजिए। बट ध्यान रखिए, जब आप ये लैकमन या रेमिंगटन पढ़ोगे, तो उसके साथ साथ आपको फार्माकोपिया भी देखना है और उसके साथ साथ आपको जीएमपी भी पढ़ना है। दोनों साथ में पढ़िए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लैकमन एंड रेमिंगटन, इसमें जो स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं, इसमें जो स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं लैकमन या रेमिंगटन में, वो यूएस के स्टैंडर्ड्स होते हैं। कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं? यूएस के, अमेरिका के स्टैंडर्ड्स होते हैं। रेमिंगटन, लैकमन में अमेरिका के स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। इंडियन स्टैंडर्ड्स आपको कहां मिलेंगे? इंडियन स्टैंडर्ड्स आपको लैकमन में या रेमिंगटन में नहीं मिलने वाले। इंडियन स्टैंडर्ड्स आपको मिलेंगे जीएमपी में, शेड्यूल एम जीएमपी में आपको इंडियन स्टैंडर्ड्स मिलेंगे। तो जैसे कि अगर आपको वाटर फॉर इंजेक्शन के स्टैंडर्ड्स देखना है, वाटर फॉर इंजेक्शन, या आपको और कोई स्टैंडर्ड्स देखना है, तो आप रेमिंगटन और लैकमन में भी देखिए, ओके। प्लस आप जीएमपी में भी देखिए, जीएमपी में अलग टेम्परेचर दिया जाता है। जैसे लैकमन में अगर 70 डिग्री सेंटीग्रेड है वाटर फॉर इंजेक्शन को स्टोर करने के लिए, वाटर फॉर इंजेक्शन को स्टोर करने के लिए अगर लैकमन में 70 डिग्री है, तो आपका जीएमपी में 80 डिग्री हो सकता है, ओके। तो इस तरह का माइनर चेंजेस हो सकते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है, इंडियन स्टैंडर्ड्स के लिए आपको जीएमपी फॉलो करना होगा, प्लस इंडियन फार्माकोपिया फॉलो करना होगा, ओके। तो आप सिर्फ लैकमन और रेमिंगटन पूरा याद करके नहीं रह सकते हो। लैकमन रेमिंगटन पढ़िए, बट उसको कंपेयर कीजिए जीएमपी और इंडियन फार्माकोपिया के साथ में, क्योंकि जैसे डिसइंटीग्रेशन टेस्ट का स्टैंडर्ड्स है, डिसोल्यूशन टेस्ट के स्टैंडर्ड्स है, और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है, ओके। तो जीएमपी में एंड इंडियन फार्माकोपिया में वो स्टैंडर्ड्स में भी डिफरेंट हो सकते हैं, जो कि लैकमन में, रेमिंगटन में दिए गए हैं, ओके। तो यहाँ पे नॉलेज इन मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको फार्मास्यूटिक्स के रेफरेंस बुक से स्टडी करना होगा, ओके।
देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया, इवैल्यूएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म, इवैल्यूएशन मतलब एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म का आपको इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन करना है मतलब यहाँ पे आपको जितने भी ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल टेस्ट होती है, ओके, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल टेस्ट, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल टेस्ट होती है फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स के, वो टेस्ट का डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। ओके, ऑफिशियल टेस्ट आपको सब आईपी में से मिल जाएगी, नॉन ऑफिशियल टेस्ट आपको रेमिंगटन, लैकमैन इन बुक्स में से मिल जाएगा। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स आता है, राइट, क्या आता है, फार्मास्यूटिक्स। सो नॉलेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स, इसमें आपको फार्मास्यूटिक्स पढ़ना है। देन नॉलेज इन एनालिसिस ऑफ ड्रग्स फॉर्मुलेशंस एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एनालिसिस, तो यहाँ पे पूरा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आपको पढ़ना होगा, पूरा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की जो भी रेफरेंस बुक है, कोई भी रेफरेंस बुक आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो। यहाँ पे जो आपका कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल टेक्निक है एंड जो मॉडर्न टेक्निक है, ये सभी आपको इन डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस भी आ गया। तो पहला सब्जेक्ट जो है, पहला तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जिसमें फार्मेकोलॉजी भी आ गया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री प्लस फार्मेकोलॉजी। देन उसके बाद में फार्मास्यूटिक्स, उसके बाद में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ओके, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बाद में फिर प्रोसीजर्स इन्वॉल्व इन कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड प्रिपरेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, ओके। अब ये जो प्रोसीजर्स इन्वॉल्व इन कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड प्रिपरेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, तो जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है, ड्रग इंस्पेक्टर ब्लड बैंक का भी इंस्पेक्शन करता है, राइट, ड्रग इंस्पेक्टर ब्लड बैंक का भी इंस्पेक्शन करता है। तो ब्लड बैंक के बारे में आपको डिटेल जानकारी होनी चाहिए। एंड इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो जैसे आप जानते हो कि शेड्यूल एफ है ड्रग रूल्स में, शेड्यूल एफ पार्ट 12, पार्ट 12 बी, पार्ट 12 सी, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, प्लस इंडियन फार्माकोपिया। अब इंडियन फार्माकोपिया में भी जो लेटेस्ट 2026 का फार्माकोपिया है, 2026 फार्माकोपिया, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा एनबीटीसी गाइडलाइंस जो होती है, एनबीटीसी गाइडलाइन, ये एनबीटीसी गाइडलाइंस आपको पढ़ना पड़ेगा। एनबीटीसी क्या है, तो नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, तो इसका जो गाइडलाइन है एनबीटीसी का गाइडलाइन, ये गाइडलाइंस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोसीजर्स इन्वॉल्व इन कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड प्रिपरेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, तो यहाँ पे 3 सोर्सेस है स्टडी के लिए। फर्स्ट वन इज आपका शेड्यूल एफ पार्ट 12, पार्ट 12 बी, पार्ट 12 सी, देन इंडियन फार्माकोपिया लेटेस्ट एडिशन एंड एनबीटीसी गाइडलाइंस। एनबीटीसी गाइडलाइंस को आपको पढ़ना होगा, ओके। देन नेक्स्ट, प्रोसीजर्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, सीरा एंड बायोटेक प्रोडक्ट्स, ओके। तो यहाँ पे आ गया आपका बायोलॉजिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, एंड बायोलॉजिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के लिए जो डिटेल्स है, वो डिटेल्स आप किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़िए या फिर वेब पोर्टल पे से आप पढ़ सकते हो, वेब पोर्टल पे से पढ़िए, ओके, किसी वेबसाइट पे से पढ़िए। एंड वैक्सीन एंड सीरा के बारे में, वैक्सीन एंड सीरा के बारे में तो आपको इंडियन फार्माकोपिया में भी मिल जाएगा और जीएमपी में भी मिलेगा। जीएमपी में भी वैक्सीन सीरा दिया गया है, जीएमपी से भी आप पढ़ सकते हो, इंडियन फार्माकोपिया से भी पढ़ सकते हो, एंड जो भी बुक्स आपके पास में रेफरेंस बुक्स हैं, वहां से आप इसको पढ़िए, वैक्सीन सीरा एंड बायोटेक प्रोडक्ट्स को। देन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, मतलब रिवाइज्ड शेड्यूल एम, रिवाइज्ड शेड्यूल एम जो है वो आपको परफेक्टली करना पड़ेगा। अभी जब एमपीएससी का ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, तो उसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट्स तो शेड्यूल एम याद करते हैं, बट पुराना वाला करते हैं, जो अपडेटेड है, जो रिवाइज है, जो अप टू डेट है, उसको स्टडी नहीं करते हैं। तो आपको रिवाइज शेड्यूल एम जो है, मतलब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है अपडेटेड, या ड्रग्स रूल्स जो है, वो सीडीएससी की वेबसाइट पे से लेटेस्ट जो है उसको डाउनलोड कीजिए एंड उसका स्टडी कीजिए, किसी भी बुक में से स्टडी मत कीजिए। आई विल सजेस्ट, मैं सजेस्ट करूंगा कि जो रिवाइज्ड शेड्यूल एम है, ओके, या जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, वो किसी भी बुक में से स्टडी मत कीजिए। इवन मेरे भी बुक्स मार्केट में है, मेरे भी कई सारे बुक्स जो है ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए या फार्मेसी रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए, मेरे भी बुक्स मार्केट में है, बट वो बुक 6 महीने पहले के हैं, उसमें अपडेशन हुआ नहीं है। तो आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए, अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आपको सीडीएससी की वेबसाइट से ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डाउनलोड करना होगा और उसमें से आपको पढ़ना होगा। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को डाउनलोड कीजिए, ड्रग रूल्स, कॉस्मेटिक्स रूल्स, मेडिकल डिवाइसेस रूल्स, और उसके बाद में क्लिनिकल ट्रायल्स, न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स, ये सभी को जो लेटेस्ट है अभी के, आज के डेट के, उसको सीडीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करना है और फिर पढ़ना है। किसी भी बुक पे रिलाई मत कीजिए, मेरे भी बुक्स मार्केट में है, मेरे भी बुक पे अपडेशन इसमें नहीं है 6 महीने पहला,
मतलब मेरा जो बुक उसमें डी&सी एक्ट जो है वो 6 महीने पहले का है, वो अभी लेटेस्ट उसमें मैं ऐड नहीं कर पाया हूँ। बट जिन लोगों को भी मेरी बुक मिली है, जिन लोगों ने भी मेरा बुक रेफर किया है, तो उन लोगों को मैं अपडेटेड नोट्स जो है, लेटेस्ट नोट्स, उसके पीडीएफ मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोगों में से भी अगर किसी के पास में मेरा बुक है और आप लोग मेरा बुक रेफर कर रहे हो, ठीक है, मेरा बुक मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो बुक है एसेंशियल फार्मेसी रिव्यू फॉर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, यदि आप इस बुक में से प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके, तो मैं आपको जो पीडीएफ है, लेटेस्ट पीडीएफ, ओके, अपडेटेड ड्रग्स रूल्स जो है वो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ओके, क्योंकि ये बुक जो है ये लास्ट एमपीएससी की जब एग्जाम हुई थी उस समय इसको मैंने अपडेट किया था, तो ये अभी अपडेटेड नहीं है, ओके, फॉर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के लिए, बाकी अपडेटेड है, ओके। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, तो इसको तो काफी इंपॉर्टेंस आपको देना होगा। एंड ये जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है ये ओनली आपके रिटर्न टेस्ट के लिए, रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। तो आगे जब आप इंटरव्यू दोगे तो इंटरव्यू के लिए भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। देन गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस इन एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, तो यहाँ पे शेड्यूल एल आ गया आपका, शेड्यूल एल, ये भी आपको डिटेल में पढ़ना है। देन गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, अब जो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस है ये क्या होती है, तो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस की गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस, ओके, एंड ये गाइडलाइन जो बनाई गई है ये बनाई गई है आईसीएच गाइडलाइंस जो होती है, आईसीएच, तो आईसीएच गाइडलाइंस एंड जो आपका न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स है, एनडीसीटीआर, न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स, तो आईसीएच गाइडलाइंस एंड एनडीसीटीआर के ऊपर से इनको बेस्ट कंसिडर करके यहाँ पे गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस की गाइडलाइंस बनाई गई है। एंड ये गाइडलाइंस आपको कहाँ मिलेगी, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस की गाइडलाइंस आपको कहाँ मिलेगी, तो ये आपको मिलेगी सीडीएससी की वेबसाइट पे, सीडीएससी की वेबसाइट पे जाइए एंड वहां से जो अपडेटेड गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस की गाइडलाइंस है उसको डाउनलोड कीजिए एंड उसका स्टडी कीजिए। देन उसके बाद में इन्वेस्टिगेशनल स्किल्स, नॉलेज ऑफ इन्वेस्टिगेशनल स्किल, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्वेस्टिगेशनल स्किल्स क्यों जरूरी है, तो जिस तरीके से सीबीआई, ईडी या एनआईए काम करता है उसी तरह से आपको भी काम करना है, उसी तरीके से आपको भी काम करना है। इन्वेस्टिगेशनल स्किल्स के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, ओके, आप अगर किसी कंपनी में जाते हो, किसी शॉप में जाते हो तो आप डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हो, तो डॉक्यूमेंट्स टेल यू व्हाट शुड हैव हैपन, क्या हुआ होगा, ये डॉक्यूमेंट्स आपको बताते हैं। इन्वेस्टिगेशनल स्किल्स टेल यू व्हाट एक्चुअली हैपन, इन्वेस्टिगेशनल स्किल ये कंफर्म करता है कि एक्चुअली में क्या हुआ। डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में मैनिपुलेशन किए जा सकते हैं, आप लोग भी जानते हो कि डॉक्यूमेंट्स में मैनिपुलेशन होता है, बट एक्चुअली में क्या हुआ, रियली में क्या हुआ, जो कुछ डॉक्यूमेंट में दिया गया है वही रियल में हुआ है या नहीं हुआ है, यह अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपके पास में इन्वेस्टिगेशनल स्किल होनी चाहिए, ओके। देन नेक्स्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स विथ रिस्पेक्ट टू क्लिनिकल ट्रायल्स, विथ रिस्पेक्ट टू क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब एनडीसीटीआर आ गया, एनडीसीटीआर न्यू ड्रग्स क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स। देन मैन्युफैक्चर आ गया, मैन्युफैक्चर मतलब आपका जो चैप्टर 4 है, ओके, मतलब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में चैप्टर 4, तो मैन्युफैक्चर, सेल एंड इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स आ गया, ओके, ड्रग्स रूल्स में ये आ जाता है, मैन्युफैक्चर, सेल एंड इंपोर्ट ड्रग्स। देन मेडिकल डिवाइसेस मतलब मेडिकल डिवाइसेस रूल आ गया, मेडिकल डिवाइसेस रूल। देन कॉस्मेटिक्स है मतलब कॉस्मेटिक रूल्स 2020 है, मतलब यहाँ पे जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो इंपॉर्टेंट रूल्स है, 4 रूल्स, मतलब ड्रग रूल्स, कॉस्मेटिक रूल्स, मेडिकल डिवाइसेस रूल्स, ओके, एंड न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स, वो सभी रूल्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, ओके। तो ये सब कुछ आपको कहाँ से मिल जाएगा, तो ये सब कुछ आपको सीडीएसयू के वेबसाइट पे से मिल जाएगा, ओके। देन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, इस पे तो न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल, ओके, न्यूमेरिकल्स आते हैं, ओके। आपको किसी ड्रग का एब्सॉर्प्शन दिया जाएगा या आपको हाफ लाइफ दिया जाएगा या उसका डोज दिया जाएगा एंड उस पे से आपको बायो अवेलेबिलिटी निकालना होगा या उसका बायो इक्विवेलेंस निकालना होगा। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलरली बेसिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स है, इस पे आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसके लिए आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना होगा। आपको प्लाज्मा हाफ लाइफ या फिर जो अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है या जो डोज कैलकुलेशंस है वो आपको यहाँ पे करते आना चाहिए, ओके, फार्मास्यूटिकल एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। अब इसके लिए मेरा भी बुक मार्केट में है, मेरा निराली प्रकाशन का बुक है,
सुनील बाकलीवाल एंड प्रोफेसर पराडकर, अनंत पराडकर सर। तो अनंत पराडकर सर के साथ में मेरा बुक है बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स का, निराली प्रकाशन का है। एंड दूसरा बुक तो आप जानते ही हो, ब्राह्मणकर एंड ब्राह्मणकर जायसवाल, तो वही बुक आप रेफर कर सकते हो। एंड और भी कोई रेफरेंस बुक आपके पास होगा तो आप वो देख सकते हो। तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, ये आपको सेपरेटली डिप में पढ़ना होगा। पर्टिकुलरली इसके जो न्यूमेरिकल्स है, वो न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एंड वो न्यूमेरिकल्स मैंने मेरे बुक में भी दिए हैं, एंड आपको ब्राह्मणकर जायसवाल में भी मिल जाएंगे, एंड ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। एंड हमारा जो बुक है, ये जो बुक है, ओके, इस बुक में भी हमने काफी सारे न्यूमेरिकल्स दिए हैं। ओके, देन नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ओके, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ओके, बेसिक नॉलेज चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का, कोई आप उसमें इंजीनियर होना चाहिए इस तरीके से नहीं है। देन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब अप टू 10th लेवल का जो इंग्लिश है, 10th लेवल का जो ग्रामर है इंग्लिश का, उतना इंग्लिश आपको होना चाहिए, उतना वोकैबुलरी आपको होना चाहिए। आप इंग्लिश में मास्टर्स हो ऐसी बात नहीं है, अप टू 10th लेवल का ग्रामर एंड वोकैबुलरी आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इंग्लिश के लिए आप रेन एंड मार्टिन का बुक यूज कर सकते हो, रेन एंड मार्टिन, राइट, इंग्लिश ग्रामर के लिए रेन एंड मार्टिन। ओके, एंड ये जो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, तो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में अगर आपने एमएससीआईटी किया होगा तो एमएससीआईटी का जो भी थ्योरी होता है वो थ्योरी सफिशिएंट है। प्लस अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें मैं क्या चेंजेस एक्सपेक्ट करता हूँ, ये सिलेबस में मैं क्या चेंजेस एक्सपेक्ट करता हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, यहाँ पे एआई भी आ जाएगा। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेसिक नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ साथ। ओके, एंड ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस में कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ सकता है कि आपका जैसा इन्वेस्टिगेशनल स्किल है। ओके, यहाँ पे क्या बोला है, आपका इन्वेस्टिगेशनल स्किल बोला है, तो इन्वेस्टिगेशनल स्किल्स में आप एआई का कैसे यूज करोगे, हाउ विल यू यूज एआई इन इन्वेस्टिगेशनल स्किल। ओके, तो यहाँ पे एआई के एप्लीकेशन जो है, मतलब जो है नॉलेज ऑफ इन्वेस्टिगेशनल स्किल, तो यहाँ पे आपका एआई का यूज कैसे आप करोगे। ओके, इन्वेस्टिगेशनल स्किल्स में एआई का आप यूज कैसे करोगे, एआई के बारे में आपको क्या जानकारी है, एआई का आप एप्लीकेशन कैसे करते हो। तो इस सिलेबस में जो चेंजेस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, उसमें मुझे लगता है कि अभी एआई ये आ जाएगा, अभी ये नए सिलेबस में कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ में, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के एप्लीकेशन के साथ में आपको एआई स्किल्स पे यहाँ पे सिलेबस में आ सकता है। और ये भी आ सकता है कि आपका जो इन्वेस्टिगेशनल स्किल्स है उसमें आप एआई का इस्तेमाल कैसे करोगे। ओके, ये ध्यान देने वाली बात है। नाउ अब अगर हम ये पूरा सिलेबस देखें, तो सिलेबस के अंदर में टोटल कितने पॉइंट्स है, हाउ मेनी पॉइंट्स, सो टोटल देयर आर 13 पॉइंट्स, 13 पॉइंट्स आर देयर, एंड 13 में से 11 पॉइंट्स जो है वो फार्मा रिलेटेड है। वो किससे रिलेटेड है, फार्मा रिलेटेड। एंड जो 2 पॉइंट्स है ओनली, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये 2 पॉइंट्स है जो नॉन फार्मा के हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो सिलेबस है इसमें 90% फार्मा है, इसमें मोर देन 90% फार्मा है, नॉन फार्मा बहुत कम है। ओके, तो आपको फार्मा का नॉलेज होना चाहिए, प्लस आपको किसका नॉलेज होना चाहिए, क्या चेक किया जाएगा आपका, तो इन्वेस्टिगेशनल स्किल्स, इन्वेस्टिगेशनल स्किल फार्मा के नॉलेज के साथ में, ये आपके लिए जरूरी है। इंग्लिश तो जरूरी होता ही है, इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट। ओके, इंग्लिश जरूरी है, एंड एआई भी जरूरी है, एआई भी जरूरी है, तो आपको एआई का भी यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 2023 का सिलेबस था, ये सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस किया है। ओके, नाउ यहाँ पे जो एग्जाम का फॉर्मेट है, वो एग्जाम का फॉर्मेट कैसे होता है वो देख लीजिए, उसको समझ के लीजिए। सो नाउ स्कीम ऑफ द टेस्ट, तो इसका स्कीम कैसे, मतलब टेस्ट कैसे होता है। सो द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, कितना, 2 घंटे का, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट्स। ओके, 120 मिनट्स का टेस्ट होता है। 120 मिनट्स में आपको 150 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होते हैं, 150 एमसीक्यूज आपको दिए जाते हैं। ओके, 120 मिनट्स एंड 150 एमसीक्यूज, मतलब 1 एमसीक्यू के लिए आपको 48 सेकंड का समय मिलता है। ओके, 1 एमसीक्यू के लिए कितना मिलता है आपको समय, 48 सेकंड का समय मिलता है। देन ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स, देन द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विथ मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर, the medium of the test will be English only, will be English only. Okay, then there will be penalty for wrong answers, every wrong answer will carry a deduction of 1/3 negative marking है। Okay, then if no answer is marked, मतलब unattempted question है, तो उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। Okay, मतलब मार्क्स डिडक्ट भी नहीं होंगे, मिलेंगे भी नहीं।
द टेस्ट विल कैरी मैक्सिमम ऑफ 300 मार्क्स। 300 मार्क्स मतलब इच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 300 मार्क्स। तो यहाँ पे ये जो आपका है दिस इज द पैटर्न, ये जो पैटर्न है आज हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज दी एक्सपेक्टेड सिलेबस एंड एग्जाम फॉर्मेट। सही बात है, एक्सपेक्टेड सिलेबस एंड एग्जाम फॉर्मेट। तो अभी हम लोगों ने एक्सपेक्टेड सिलेबस को डिस्कस किया, एग्जाम फॉर्मेट को भी हमने देखा। अब जो एग्जाम फॉर्मेट है देखने के बाद में जो क्वेश्चन पेपर होता है, एक्चुअल क्वेश्चन पेपर वो कैसे होता है, तो क्वेश्चन पेपर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो 2023 में एग्जाम हुआ था, आरटी एग्जाम 2023, ओके, सो इस एग्जाम का ये क्वेश्चन पेपर है। ओके, तो जिन्होंने अभी एमपीएससी का एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा ये किस तरह का, मतलब उसी तरह का है। तो यहाँ पे पहला क्या है, डू नॉट ओपन दिस टेस्ट बुकलेट यूटिली अंटिल यू आर टोल्ड टू डू सो। देन टीबीसी के जो भी इनका कोड है वो कोड होगा, देन जो भी सीरियल है वो सीरियल है, देन टेस्ट बुकलेट फार्मास्यूटिकल साइंसेस, यहाँ पे आपका सीरीज आ गया, टेस्ट बुकलेट सीरीज ए। तो यहाँ पे ए बी सी डी ऐसे 4 सीरीज होते हैं, ए बी सी डी ऐसे 4 सीरीज यहाँ पे होते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए टाइम अलाउड 2 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स 300। ओके, मैक्सिमम मार्क्स 300। नाउ इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे 1 2 3 4 ये सभी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी गई है। ओके, देन डू नॉट ओपन दिस टेस्ट बुकलेट अंटिल यू आर टोल्ड टू डू सो। ओके, एंड उसके बाद में फिर आपका क्वेश्चन शुरू होता है। तो ये आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चन पेपर है आपका ये सीरीज में 1 बाय 1, मतलब एक साथ में तो पूरे क्वेश्चन डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 150 क्वेश्चंस है। तो मैं जैसे पॉसिबल होगा कभी 10 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आऊंगा यूट्यूब पे। ओके, आई विल डिस्कस ऑल दिस क्वेश्चंस। ये जो भी क्वेश्चंस है पीवाईक्यू जो है, ये पीवाईक्यू को इसकी एक सीरीज में लेकर आऊंगा यूट्यूब पे। तो आप सब लोग हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक सेक्शन में, एक सीरीज में हम लोग 10 क्वेश्चन कवर करेंगे, मतलब 15 दिन में इसका डिटेल हम लोग कवर कर लेंगे, इस क्वेश्चन पेपर को पूरी तरह से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, नाउ अबाउट अभी अगर आप लोग एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हो और आपको यदि हमारी मदद की जरूरत है, मतलब आपको फार्मालाइफ एकेडमी की तरफ से कुछ एक्सपेक्टेशंस है और आपको हमारा गाइडेंस चाहिए, आपको हमारा सपोर्ट चाहिए, हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा स्किल, हमारा नॉलेज, उसका यदि आपको सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास में आपके लिए एक कोर्स है। ओके, मतलब ये बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम्स प्रिपरेशन यूपीएससी एमपीएससी, मतलब यहाँ पे यूपीएससी का भी प्रिपरेशन होता है, एमपीएससी का भी होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन बैच, वैलिडिटी 1 ईयर। तो जैसे कि अभी आपका नोटिफिकेशन अभी आया है, तो आपकी एग्जाम कब होगी? तो एग्जाम जनरली 4 से 5 महीने में एग्जाम होती है, बट कभी कभी यह भी देखा गया है कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वो 8 से 10 महीने लेट भी हो सकता है। ओके, नॉर्मली 4 महीने में एग्जाम हो जानी चाहिए, बट कभी कभी 8 से 9 महीने भी डिले होता है। अगर कोई कोर्ट केस वगैरह हो जाए तो और भी डिले हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो कोर्स है इसकी वैलिडिटी हमने 1 ईयर रखी है, 1 ईयर की वैलिडिटी है। ओके, ये जो कोर्स है ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में मिलेगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ बैचेस अवेलेबल, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। इसके अंदर आपको क्या दिया जाएगा? तो यहाँ पे आपको ये जो हमारा कोर्स रहेगा इसमें की पॉइंट्स रिवीजन एंड एमसीक्यू डिस्कशन। जैसे कि आप देख रहे हो कि एमसीक्यूज जो है, मतलब जो क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे, तो क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, एंड जो भी सिलेबस हम लोगों ने देखा है उस सिलेबस के की पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पर्टिकुलरली फ्रॉम फार्मेसी सिलेबस, यहाँ पे इंग्लिश को कवर करना एंड कंप्यूटर बेसिक्स को हम लोग कवर नहीं करेंगे। कंप्यूटर बेसिक्स छोड़ करके, इंग्लिश छोड़ करके बाकी पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर किया जाएगा। देन यहाँ पे आपको क्लास रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, क्लास रिकॉर्डिंग। देन स्टडी मटेरियल में पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, और जो बुक अभी है हमारा बुक, ये वाला बुक जो है, ठीक है, तो ये जो बुक है एसेंशियल फार्मेसी रिव्यू फॉर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, ये बुक जिसका एमआरपी 900 रुपीज है, 900 रुपीज है, ये बुक आपको एज ए स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। ओके, देन इसके अलावा आपको ऑनलाइन टेस्ट पैकेज भी मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट पैकेज जो कि 499 रुपीज का है। ओके, एंड ठीक है, और इसके जो बैच का टाइम रहेगा, तो बैच का टाइम मॉर्निंग में 8 to 9 रहेगा, एंड जरूरत पड़ी तो हम लोग बैच का टाइम बढ़ा भी सकते हैं, जैसे जरूरत होगी उसके हिसाब से बैच का टाइम बढ़ाया जाएगा। एंड जो हमारे बैचेस का डेज है, तो डेज सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, 5 days अ वीक है। तो 5 days अ वीक में सैटरडे संडे को हम लोग बैच रखते हैं, मतलब जो वर्किंग
पर्सन है वर्किंग, जो काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो उन लोगों, वो चाहे तो सैटरडे संडे को ऑफलाइन आ सकते हैं। तो ऑफलाइन आना है ऑफलाइन आइए, ऑनलाइन करना है ऑनलाइन करिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहेगा हमारा जो लैंग्वेज ऑफ टीचिंग रहेगा वो इंग्लिश एंड हिंदी रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश, ओके। तो इस तरीके से ये जो बैच है, ये बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं 4 जुलाई से, हम लोग शुरू कर रहे हैं 4 जुलाई से, ओके। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, इस बैच के लिए। आप बैच डिटेल्स मुझे मैसेज कीजिए, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, उस पर बैच डिटेल्स आप मैसेज कीजिए। तो आपको जो फॉर्म है गूगल फॉर्म, इसका लिंक हम लोग आपको शेयर कर देंगे। ये हुआ हमारा ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में। एंड देन अभी जो फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम चल रही है, जैसे सीआरई एम्स चल रही है, सीआईएसएफ है, जीएसएसएसबी है, डीएफयू एचएस है, और आने वाले समय में डीएचएस आएगा, डीएमईआर आएगा महाराष्ट्र में, डीएचएस एंड डीएमईआर। तो उसके लिए भी हमारी ये बैच है, फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम प्रिपरेशन, ऑनलाइन ऑफलाइन बैच। इसका भी वैलिडिटी 1 ईयर है, मतलब आप यदि इस बैच में एडमिशन लेते हो तो 1 ईयर आपकी वैलिडिटी है इस बैच के लिए। एंड इसमें भी आपको की पॉइंट्स आपको डिस्कस किए जाएंगे, एमसीक्यू डिस्कस किए जाएंगे। यहाँ पे क्लास रिकॉर्डिंग्स आपको दिए जाते हैं, क्लास के रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल में पीडीएफ नोट्स है एंड बुक। तो हमारा ये जो बुक है फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम, ओके, फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम, ये जो वाला जो बुक है, ये बुक यहाँ पे स्टडी मटेरियल दिया जाता है। इस बुक का प्राइस है 875 रुपीज, ओके। देन यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट पैकेज भी आपको दिया जाता है। तो यहाँ आपको ऑनलाइन टेस्ट पैकेज, पीडीएफ नोट्स, बुक, फार्मेसी रिक्रूटमेंट एग्जाम, देन क्लास रिकॉर्डिंग, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है और 1 ईयर की वैलिडिटी है, ओके। एंड ये जो बैच है ये भी सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को रहेगी, एंड इसका टाइम रहेगा 9:30 to 10:30, ओके। सो अगर इस बैच में आप इंटरेस्टेड हो तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ड्रग इंस्पेक्टर रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है एंड एग्जाम फॉर्मेट है, उसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। नाउ द सेशन इज ओपन फॉर द डिस्कशन। तो यदि आप में से किसी को कुछ डाउट्स हो, कुछ क्वेरीज हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो।